घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे जिस कोरोना काल में हम जी रहे हैं और इसका दंश आपने, मैंने, हम सबने झेला है। 1.25 साल से ज्यादा हो गया। लोग घरबंदी में भी रहने को मजबूर हुए, अस्पताल में भर्ती हुए। 3.5 लाख से ऊपर मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। करोड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हुए। बेड के लिए दिक्कत, ऑक्सीजन की किल्लत, वेंटिलेटर की उपलब्धता, दवाइयों की कालाबाजारी, तमाम परेशानियों से आपको, मुझको, हम सबको गुजरना पड़ा है। और यह एक वैश्विक महामारी है, पर इसने व्यवस्था की भी पोल खोली है और व्यवस्था दुरुस्त भी की गई। लेकिन इन तमाम परेशानियों में जान का संकट था, सांसें अटकी हुई थी, जान की तमाम बातें हुई, लेकिन जहान की बातें बहुत कम हुई। अब जहान की बातें होने लगी हैं, लेकिन बातें क्या होती हैं? अभी तिमाही समीक्षा होती है जो मौद्रिक नीति की, आरबीआई के गवर्नर वो सामने आए और उन्होंने बताया कि देखिए 9.5% की विकास दर से हम आगे बढ़ेंगे इस साल। 1% आकलन कम किया गया है, लेकिन 9.5% सुनकर अच्छा लगता है कि हम 9.5% से आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है। पिछले साल हमने 28.9% का, बाद में उसे थोड़ा बदला गया, 23.4% का गोता भी खाया था। तो हम उबार पर हैं। तो उबार पर दरअसल हम हैं क्या? आंकड़े, एक पुरानी कहावत है, आंकड़े बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। इन आंकड़ों में दरअसल एक बात पर कतई चर्चा नहीं हो रही है। पिछले साल चर्चा जरूर हुई थी, और वो है हमारी रोजी रोटी की, हमारे घर परिवार की, हमारी आमदनी की। भाई नौकरी करेंगे, आमदनी होगी, तभी तो हमारा घर चलेगा, घर परिवार चलेगा, चूल्हा चलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, मां बाप की तीमारदारी होगी, कुछ बचत करेंगे। उसके लिए एक अदद नौकरी की, किसी धंधे की, पेशे की, दिहाड़ी की जरूरत होती है। और यह वैश्विक महामारी है, यह बात जानते हुए इस बात पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है कि आज की तारीख में हमारी मौजूदा बेरोजगारी दर लगभग 12% पर पहुंच गई है, 11.9%। शहरी बेरोजगारी दर है 14.73%, ग्रामीण बेरोजगारी दर है 10.63%, यानी कि 6.5% से ऊपर ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी 15.25%। यह आंकड़ा मई के ही महीने में पूरी बेरोजगारी, शहरी और ग्रामीण मिलाकर आपको बता रहा हूं, 14.5% से ऊपर भी गया था। इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आप, मैं, हम में से ज्यादातर लोग जो नौकरी कर भी रहे हैं, नौकरी पर तो तलवार लटकी हुई है, तनख्वाहें भी कट रही हैं। बहुत से लोग कटी हुई तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि नौकरी करनी है, वरना नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे, बेदखल कर दिए जाएंगे, और इसके बारे में खुलकर बोल भी नहीं सकते। जो हमारा बेरोजगारी की जो दर है, उसके कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में रोजगार दर 36.8% था, और मई 23, एक हफ्ता छोड़ दें अभी मई का, यह गिरकर 35.8% हो गया। अप्रैल और मई में कुल मिलाकर 2.30 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई।
2 करोड़ 30 लाख की। 37 करोड़ 50 लाख लोगों के पास आज की तारीख में देश में रोजगार है और 39 करोड़ लोगों के पास रोजगार था अप्रैल की शुरुआत से पहले। जनवरी से अगर मैं यह आंकड़ा बताऊं तो जनवरी में 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, आज की तारीख में 37 करोड़ 55 लाख लोगों के पास रोजगार है। 2 करोड़ 45 लाख रोजगार चले गए हैं। और रोजगार की परिभाषा भी यहां बताना जरूरी है। रोजगार का मतलब होता है एक हफ्ते में 1 घंटे का काम। 1 हफ्ते में 1 घंटे का काम, उसे हम रोजगार मानते हैं। तो आज की तारीख में यह आंकड़ा 37 करोड़ लगभग 55 लाख है। और ऐसे में जो लोग रोजगार चाहते हैं, भाई ये भी होता है ना कि लोग रोजगार ही नहीं चाहते, भाई ये आंकड़ा है। तो जो लोग बेरोजगार हैं बट आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, मतलब हाथ पैर मार रहे हैं, कोई नौकरी चाहिए, उनकी तादाद भी अब 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। और पिछले कुछ दिनों में इन 5 करोड़ में 1 करोड़ 70 लाख लोग जुड़े हैं। 1 करोड़ 70 लाख लोग। और राज्यों और केंद्र सरकार की अगर बात करूं, यह सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है। मैं दिहाड़ी मजदूरों की तो बात ही नहीं कर रहा, रेहड़ी पटड़ी वालों की तो बात ही नहीं कर रहा। लॉकडाउन के चलते, और लॉकडाउन है, यह भी एक वाजिब वजह है कि उनकी दिहाड़ी मर गई, लेकिन दिहाड़ी मर गई तो उनका घर कैसे चलेगा, उनका चूल्हा कैसे चलेगा, इसके बारे में क्या चर्चा जरूरी नहीं है? क्या यह देश हित की चर्चा नहीं होती? पिछले साल हमने चर्चा की थी मजदूरों का जब पलायन हुआ था। इस बार रेहड़ी पटड़ी वाले वो बैठे हुए हैं, कोई धंधा नहीं है। शहरों में 60 लाख से 1 करोड़ के बीच पटरी वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले। अलग अलग आकलन है तो मैं पूरी फिगर बता रहा हूं। 60 लाख से 1 करोड़ के बीच उनके पास कोई काम धंधा नहीं। कुछ राज्यों ने, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, अलग अलग राज्यों ने 1000 रुपए 500 रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन कोई हमारी राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय विमर्श है। और केंद्र सरकार की अगर बात करूं, और यह नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के डेटा को मैंने खंगाला है, पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी कि 19-20 और 20-21 की कंपैरिजन में कर रहा हूं, तो 27% कम लोगों की भर्ती हुई, सरकारी भर्ती केंद्र सरकार द्वारा, और राज्यों में 21% भर्ती कम हुई। केंद्र सरकार ने 1,19,000 लोगों को परमानेंट स्थायी नौकरी दी 19-20 में। 20-21 में यह आंकड़ा गिरकर 87,423 पर आ गया, 32,000 कम। और राज्यों ने उसमें घटत जो हुई वो 1,07,000 की थी। 3,89,052 लोगों को राज्य सरकारों ने नौकरी दी, और यह आंकड़ा दरअसल 4,96,000 था। तो केंद्र और सरकारों में सरकारी नौकरियां भी नहीं है, और कॉरपोरेट जगत में, प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में लगातार नौकरियां कम हो रही हैं। इसमें फिर से आपको बता दूं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है 94%, 94% इनफॉर्मल सेक्टर की है, और उसमें दिहाड़ी मजदूर, उनकी तादाद सबसे ज्यादा होती है। उनके तो पूरे के पूरे आंकड़े कभी आते ही नहीं हैं। लेकिन निजी क्षेत्र में हाल क्या है? मई में जो सर्विसेज सेक्टर है, आज की तारीख में हमारे सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, 8 महीने में पहली बार सर्विस सेक्टर में सिकुड़न हुई है। जो हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स है, यह 54 से घटकर 46.4 पर आ गया। एक होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कि कितनी मांग है, उसी आधार पर फैक्ट्री का उत्पादन होता है, आउटपुट होती है। यह अप्रैल में 55.5 से घटकर मई में 50.8% पर आ गया है। यानी कि मांग लगातार घट रही है।
हम आंकड़े बताते रहे कि जी 9.5% से बढ़ेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। और मनरेगा जो एक सुरक्षा कवच है गरीबों के लिए, मनरेगा की कहानी भी आपको बता दूं। 2,76,00,000 लोगों ने दिहाड़ी मांगी, काम मांगा मनरेगा के तहत। इस साल, ये मई का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 26% कम है पिछले साल के मुकाबले। और बहुत से राज्यों में क्या है, और यहां पर मैं सत्ता पक्ष विपक्ष की राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, यह राष्ट्रीय आपदा है, यह घर का चूल्हा चलाने की समस्या है। राजस्थान में मनरेगा का काम पूरी तरह से रोक दिया गया मई में, क्योंकि कोरोना था तो कोई काम नहीं दिया गया। तो जो सुरक्षा कवच है उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यह आज की तारीख में आलम है। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं पिछले 1.25 साल में। तो ये जो आमदनी घट रही है जिसके बारे में लोग बोलते नहीं हैं, प्राइवेट कंजम्पशन, ये डेटा है, वो घट रही है। और यहां पर सिर्फ राहत पैकेज देने की बात नहीं है कि जी आपने वन टाइम ट्रांसफर कर दिया, किसी की जेब में थोड़े पैसे डाल दिए, डाले नहीं जा रहे हैं, आप फर्ज कीजिए पैसे भी डाल दीजिए, उससे नौकरी मिल जाएगी क्या? जिनकी नौकरियां गई हैं, कोई इस बारे में आंकड़े नहीं देता है। बीच बीच में गुलाबी अखबार वाले ये खबरें बताने लगते हैं, पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जी दोबारा से सैलरी बराबर कर दी गई। वो चुनिंदा कंपनियां होती हैं। हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में डेटा को, आंकड़ों को समझना होगा, उन्हें पढ़ना होगा। और जिनकी नौकरी पिछले साल गई, सबकी नौकरी आ गई क्या? तनख्वाहें पुराने लेवल पर चली गई क्या? और इस साल जो नौकरी लगनी थी, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जो युवा हमारे तैयार होकर जॉब मार्केट में आते हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं क्या? तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, लगातार बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम कब, और क्या लगाम हमें लगानी नहीं चाहिए? और घटती आमदनी से कैसे चलेगा घर? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ, बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, एडिटर रह चुकी हैं। मेरे साथ 2 अर्थशास्त्री, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विजय सरदाना और शरद कोहली, एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री सिद्धार्थ सिंह भी हैं। तो संजू, बेरोजगारी के ये जो आंकड़े हैं, 2,45,00,000 लोग, उनके रोजगार छिने हैं, बेरोजगारी दर लगभग 12% पर है, यह चिंता का सबब है? संदीप जी, मैं बड़े ध्यान से आपका इंट्रोडक्शन सुन रही थी। आपका इंट्रोडक्शन सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि भारत में कुछ भी सही नहीं हो रहा और ऐसी आपातकालीन स्थिति पहले कभी नहीं आई। मैं कुछ तथ्यों के साथ बात करना चाहती हूँ। पहली बात, आपने जो आंकड़े गिनवाए हैं बेरोजगारी के, माफ कीजिए, ये आंकड़े आपने CMIE से लिए हैं और CMIE कोई सरकार कोई आंकड़े नहीं देती। मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूं। संदीप जी, आपको जो टिप्पा टिप्पणी करनी है बाद में करिए ना जी। 10 सेकंड होते हैं, आप बीच में दखल अंदाजी देते हैं। आपकी इतनी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन सुनी है ना मैंने। CMIE का डेटा आप कोट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि CMIE का कर्ता धर्ता कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। CMIE का मैनेजिंग डायरेक्टर है महेश व्यास और उसके डायरेक्टर है अजय शाह। अजय शाह पर सेबी की कार्यवाही चल रही है, खैर वो तो बेबुनियादी बात है। जो मुद्दे की बात है कि महेश व्यास कांग्रेस के लोकसभा चुनाव 2019 के मैनिफेस्टो के साथ बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए थे। ये पी चिदम्बरम के खास मित्र हैं। तो महेश व्यास से सच्चाई की उम्मीद रखना बिल्कुल ही मतलब बेमायने है। मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, आपने एक आंकड़ा बहुत सही दिया। पहली बात तो मैं जो वीक स्पॉट है इकोनॉमी का, उस पर बात करूंगी। आप सही कह रहे हैं कि PMI का जो सर्विस सेक्टर का जो इंडेक्स है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 मंथ वो 46.4 पे आया है।
रीडिंग अबव 50 उसको एक्सपेंशन माना जाता है, एनी रीडिंग बिलो 50 इज कंसिडर्ड अ कॉन्ट्रैक्शन। तो सर्विसेज सेक्टर में एक वीकनेस है, ये बात सही है। पर मैं ये चीज भी कहना चाहती हूँ संदीप जी, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन और जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो ज्यादा तेजी से आता है। तो यदि आप 100 रुपए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर डालेंगे, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कहीं ज्यादा है रादर देन पुटिंग 100 रुपीज इन सर्विसेज सेक्टर। अभी लास्ट 8 मंथ का एवरेज आप निकालिए पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का 53 से 55 है रीडिंग, विच मीन्स इंडियन इकोनॉमी एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एक्सपैंडिंग नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं, अभी आप ही के साथ हूं, आपको पूरा वक्त दूंगा। एक सेकंड, नहीं जब आंकड़े आते हैं ना, आप वो सर्विसेज और पीएमआई को कंफ्यूज कर गए। एक सेकंड, मैं आप ही से मुखातिब हूं संजू। नहीं, गलत कोट होगा आंकड़ा, तो वहां पर एक फैक्ट चेक होगा, फैक्ट चेक होगा। आपने जो पीएमआई का आंकड़ा बताया वो आंकड़ा 50.8 पर आ गया, 55.5 से। सर्विसेज पीएमआई नहीं होता, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा होता है। अब बात जारी, बौखलाइए मत। मैं बौखलाता नहीं, आप बौखला रही हैं, आगे बताइए। आप बहुत बौखलाए हुए लग रहे हैं। अच्छा, एक मिनट मुझे भी बोलने दीजिए, बीच में टोका टिप्पणी मत करिए, नहीं तो मैं डिबेट से उठकर चले जाऊंगी। हाँ। डिबेट का मतलब होता है कि आप मेरी बात भी सुनेंगे, बिल्कुल सुन रहा हूँ, पीएमआई सर्विसेज से जुड़ा नहीं होता। बात जारी रखिए, बिना इंटरप्ट किए सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए। पहली बात, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट पीएमआई, इसका यदि आप 8 मंथ एवरेज लें, 8 मंथ एवरेज 53 और 54 के बीच में है, विच मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग मई का कितना है? कंपोजिट सेक्टर दीज वर ग्रोइंग। एक मिनट, मई की दुहाई मत दीजिए, पहले पूरा 8 महीने का एवरेज बता रही हूँ। एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, आप महेश व्यास की सीएमआई को डस्टबिन में डाल दीजिए, मेरे से अभी आंकड़े लीजिए, डाल दिया, हाँ डस्टबिन में डालिए। नाउ लिसन टू मी, मैं आपको आई एम देयर ऑन रिकॉर्ड, यदि मैं गलत हूं तो महेश व्यास को भी लेके आइए डिबेट करवाने मेरे साथ। ईएसआईसी डेटा फाइनेंशियल ईयर 2021 भारत ने ऐड किए हाउ मेनी न्यू जॉब्स में, न्यू नेट एनरोलमेंट की बात कर रही हूं, 1.15 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है 2020-21 में। 2019-20 में न्यू एनरोलमेंट वॉज 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, जिसका मतलब है साफ शब्दों में कहा जाए तो पिछले 2 सालों में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को ईपीएफओ ईएसआईसी में रोजगार मिला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, महेश व्यास की बात को तो तवज्जो नहीं देती, पर कि भारत में 60% वर्कफोर्स रूरल सेक्टर में है। चलिए भाई महेश व्यास जी, आपकी बात मान ली, यदि 60% वर्कफोर्स रूरल सेक्टर में है और रूरल सेक्टर की ग्रोथ इस साल 3.6% थी, क्योंकि आप लोग ये तो बहुत दुहाई देकर बोलते हैं अरे जीडीपी ग्रोथ में 7.3% की गिरावट आई। कभी आपने ये बोला है कि इतनी आपातकाल स्थिति में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.6% की ग्रोथ की? यदि थोड़ा कम फॉलो करते हैं, खुल बोला है, इसका मतलब इस सेक्टर में बेरोजगारी नहीं, रोजगार आ रहे हैं। न्यू जॉब्स आर बीइंग एडेड इन द रूरल सेक्टर। 90 लाख रोजगार जुड़े हैं, ये सीएमआई का ही आंकड़ा है जिसे आप डस्टबिन में डालने की बात कर रहे हैं। 90 लाख लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिला, ये सवाल भी पूछा गया। बात जारी रखिए। हाँ, एक बात बताइए, मुझे एक बात खाली बता दीजिए। चलिए, आपको आंकड़ों की इतनी समझ है, मुझे एक बात बताइए। अभी मैं कुछ आंकड़ों की होमवर्क कर रही थी, आपके शो में आने से पहले मुझे ज्यादा पढ़ के आना पड़ता है। चलिए बढ़िया है, आप पढ़कर आती हैं, हमें भी रिसर्च करनी होती है, अच्छी बात है। 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए संदीप जी, आपके दर्शकों को जानना जरूरी होगा। मैंने ये तो बता दिया कि यदि रूरल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्र लगभग 4% की बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नए मिल रहे हैं लोगों को। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बहुत अहम बात है, सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है भारत में? प्राइवेट सेक्टर। मैंने अभी कुछ आंकड़े देखे, आंकड़े देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। विप्रो ने इस साल, सिर्फ इस 1 साल में विप्रो ने 20,000 लोगों को रोजगार दिया। इंफोसिस ने 7,000 लोगों को, टीसीएस ने 40,000 लोगों को, रिलायंस ने 75,000 लोगों को, लार्सन एंड टूब्रो ने 32,000 लोगों को। और एक बात, मैं लार्सन एंड टूब्रो के एक सीनियर ऑफिसर से बात कर रही थी, मैं कह रही थी भाई एक तरफ तो लोग कहते हैं आपातकाल है, महामारी है, तो ये जो 11,000 किलोमीटर के हाईवे मोदी सरकार ने बनाए हैं,
इसका क्या अनुमान लगाया जाए। तो उन्होंने कहा यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वर्कर्स अवेलेबल नहीं है। L&T को सिर्फ लास्ट क्वार्टर में 40,000 करोड़ के नए ऑर्डर डोमेस्टिकली मिले और वो कहते हैं हमने 2,000 से ज्यादा तो सिर्फ इंजीनियर्स रिक्रूट किए हैं और हमने एडवर्टीजमेंट दी है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर। मुझे एक बात बताइए, जिस इकोनॉमी में हर साल पिछले 6 साल से 11 से 12,000 किलोमीटर के हाईवे बन रहे हैं, 2.5 लाख किलोमीटर के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रोड बनी है, मनरेगा के तहत 235 करोड़ मैंडेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 235 करोड़ मैंडेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा में 27% लोगों ने हर साल 30 से 40,000 लोगों को रोजगार दे रही है। तो आप ये महेश व्यास को बोलिए। चलो, महेश व्यास की रिपोर्ट को तो आपने डस्टबिन में डाल दिया। अब रुकिए, अब संजू रुकिए, धारा प्रवाह थोड़ा, अब हो गया, सारे आंकड़े बता दिए। अब सुनिए, बेरोजगारी नहीं है जितना दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अब रुकिए संजू, आवाज आ रही है आपको? 9% मोनोलॉग करने आई है, चर्चा करने आई है संजू? 14.5% थी। अब सुनिए, अब आपने कई चीजें कह दी, उन सबका मैं रिस्पॉन्स लूंगा, क्योंकि आपने CMI जिसका आंकड़े सरकार भी इस्तेमाल करती है, उनको डस्टबिन में डालने की बात कही। इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, चलिए अभी बताया, मुझे बताइए किसने बोला? अरे रुकिए ना, आपने विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, L&T, अभी मुझे रखिए स्क्रीन पर संजू। अब बौखला कौन रहा है, थोड़ा वो देखिए, 1 सेकंड, अब सिर्फ मुझे स्क्रीन पर रखिए। अब बात सुनिए, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, तमाम चीजों की आपने बात की। मैंने शुरू में ही कहा, यह डेटा ऐसी चीज है, स्टेटिस्टिक्स दिखाता कम है और छिपाता ज्यादा है, कि इतनी हजार लोगों की नौकरियां लग गई। कोई आंकड़ा यह बताने को तैयार है, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, रिलायंस हो, L&T हो, पिछले साल कितने लोगों की नौकरियां गई इन कंपनियों में? और ये हजारों की बात कर रही है, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं। देश बहुत बड़ा है संजू। पिछली दफा आप आई थी कार्यक्रम में, तब आपने कहा था ये क्या बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, और इसको हफ्ता भर हुआ है संजू। गलत कोट कर रहा हूं, पूरा रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगा। आपने बताया मारुति की सेल में बंपर इजाफा हो रहा है, Hyundai मोटर्स देखिए, M&M देखिए। तो मैं जरा आंकड़े बता दूं, अप्रैल से मई के बीच में 76% गिरावट मारुति सुजुकी की बिक्री में, 49% की गिरावट Hyundai मोटर्स, टाटा मोटर्स 39.5%, M&M 56.5%, रेनो 70%, होंडा कार्स 77.5%। ये मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं है, ना ही ये CMI के आंकड़े हैं। और जहां तक आपने सर्विसेज सेक्टर की बात की, अभी सुनिए, अब आप बोल रही थी, मैंने बीच में नहीं टोका। आप जहां पर सर्विसेज सेक्टर की बात कर रही थी, PMI सर्विसेज सेक्टर के लिए नहीं होता। PMI आ गया है 50.8 पर। रिकॉर्ड प्रॉफिट एक क्वार्टर में स्टेट बैंक ने 6,500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। आप मारुति, M&M, दूसरी बड़ा आपने JSW स्टील ने देखिए, आप रिसर्च करके आती हैं, आप मुझे भी प्रोत्साहित करती हैं रिसर्च करने के लिए, इसीलिए मैं और रिसर्च करके आया कि ऐसा हो रहा है तो कमाल है जो संजू कह रही है। मैंने तो आपकी बात को फेस वैल्यू पर लिया। आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा हर महीने 30,000 ट्रैक्टर बेचती है, आपको दिखता नहीं। 56% गिरे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 18,258 यूनिट्स बेची, जिसमें ट्रैक्टर्स भी हैं और जिसमें जीप भी हैं। 8,004 ही बेच पाई मई में। तो संकट है, आप संकट को डिनाई कर रही हैं। एवरी मिनट, हर 4 मिनट में मारुति सुजुकी एक गाड़ी बेचती है। 76% की गिरावट आई है बिक्री में। चलिए, नहीं, इन आंकड़ों को आप डिनाई करती हो तो बताइए, मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा 30,000 ट्रैक्टर हर महीने किसको बेचता है? अरे भाई, 1.5 लाख गाड़ियां हर महीने 56% की गिरावट आई है। अब विजय सरदाना स्क्रीन पर। नहीं, ये योर फैक्ट अगेंस्ट माइन, इससे काम नहीं चलता। फैक्ट्स आने चाहिए ताकि लोग अपनी चर्चा करें। अब विजय सरदाना साहब, CMI के आंकड़े क्या सरकार इस्तेमाल नहीं करती? डस्टबिन में क्या ये डाल देने चाहिए? और महेश व्यास कांग्रेसी एजेंट है, इसीलिए मैं ये सुप्रिया से सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आप जैसे अर्थशास्त्री से ये सवाल पूछ रहा हूं। वो तो कांग्रेसी एजेंट हैं, तो उनके आंकड़ों को हम गंभीरता से ना लें, वो तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स?
देखिए, जहां तक बात है सीएमआई के आंकड़े की, संदीप जी, देखिए कोई भी एजेंसी अगर बाजार में रहती है तो उसकी कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी, चाहे हम उसको माने या ना माने, सरकार उसको यूज करे या ना करे, कोई ना कोई तो लोग उस आंकड़े को यूज कर रहे हैं, तभी तो वो एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो वो बिल्कुल ही खराब काम कर रही होगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आप उनकी मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आउटराइट रिजेक्ट करके ये कहना कि साहब वो एजेंसी किसी काम की नहीं है, मैं थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखूंगा, क्योंकि अदरवाइज वो एजेंसी एग्जिस्ट कैसे करेगी? कौन उसको पैसे देगा चलाने के लिए? कौन उससे डेटा खरीदेगा? तो कहने का मतलब यह है कि सीएमआई का आंकड़े में आपको विश्वास नहीं है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज एग्रीड, एक्सेप्टेबल, लेकिन मैं सिरे से खारिज नहीं करूंगा। मैं मल्टीपल सोर्सेज को हमेशा यूज करता हूं, मैं किसी एक एजेंसी पे विश्वास नहीं करता, इसीलिए कि मैं, अगर आपका काम देखना है तो आपके ऑपोजिशन को देखूंगा, ऑपोजिशन का काम देखना है तो उनके ऑपोजिशन को पूछूंगा, ताकि दोनों अपनी अपनी बात रखें और बीच में अपना दिमाग लगा के सही आंकड़ा निकाला जाए। और यहां पर देखिए एनपीएस के आंकड़े भी हैं विजय सरदाना, ये तो नेशनल पेंशन स्कीम है, सिस्टम है, नेशनल पेंशन सिस्टम, वो तो सरकार आंकड़े जुटाती है और उनका यह कहना है कि पिछले साल में FY20 FY21 में 27% कम लोगों की सरकारी भर्ती हुई और 21% कम भर्ती हुई राज्यों में। नहीं, वो बात देखिए संदीप जी, आप जो कह रहे हैं ना, वो मुद्दा बहुत गंभीर है, मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना, मैं जोड़ना ही नहीं चाह रहा हूं, ये एक समस्या है, घर में चूल्हा कैसे चलेगा, मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, हिंदुस्तान में आप इस बात को मानिए कि रोजगार सबसे बड़ा चैलेंज, जीडीपी से बड़ा चैलेंज है, इन्वेस्टमेंट से बड़ा चैलेंज है, इन्फ्लेशन से बड़ा चैलेंज है। हमारी जितनी भी राजनीतिक तूतू मैमे, चाहे वो ऑपोजिशन करे, रूलिंग करे, उन सबसे बड़ा एकमात्र, अगर आप मेरे से पूछेंगे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो मैं कहूंगा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। और उसका कारण बहुत सिंपल है, हिंदुस्तान में हर रोज 37,000 बच्चे पैदा होते हैं, रोज। साल में करीब आपको 1.35 करोड़, 1,35,00,000 लोग हमारी आबादी में जुड़ते हैं। अगर हम 1,35,00,000 जॉब अगर हम हर साल नहीं पैदा करेंगे, जो होना मुश्किल है, यह भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से ऑटोमेशन आ रहा है, आईटी सिस्टम आ रहे हैं, मुश्किल है तो वादे और दावे ये किए जाते हैं ना, हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराए जाएंगे, तो पिछले 7 साल में 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, 14 करोड़ रोजगार मिले हैं क्या? संदीप जी, रोजगार की डेफिनेशन भी अलग अलग, नहीं कैसी भी डेफिनेशन हो, सरकार आंकड़े देती है क्या? सीएमआई के आंकड़े तो रद्दी की टोकरी में चलिए डाल दीजिए, सरकार आंकड़े देती है क्या? कितने रोजगार मुहैया कराए गए जिस भी परिभाषा के तहत हो? मैं अब दूसरी बात कह रहा हूं, हाँ, मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, शायद मेरा आंकड़ा सरकार के खाते में नहीं होगा कि विजय सरदाना को रोजगार मिला या नहीं मिला। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, सरकारी डाटा में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि विजय सरदाना को हमने रोजगार दिया, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, वो आपको डेटा में नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे जिनका डेटा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात वो नहीं है संदीप जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी ना किसी रूप में क्या हम लोगों को एंगेज कर पाएंगे। नहीं, डेटा तो है ना, नवंबर दिसंबर 2018 की बात है, 6.1% आंकी गई थी बेरोजगारी दर, 45 साल का सबसे उछला स्तर था, उसे दबा दिया गया। 30 मई को सरकार बनी, उसके बाद वो जारी किए गए, वही आंकड़ा आया, उसके बाद से कोई आंकड़े आए हैं बेरोजगारी के? आंकड़े तो कर सकती है ना सरकार इकट्ठा। देखिए, मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप इतिहास को खंगालना चाहते हैं या देश का भविष्य सुधारना चाहते हैं? मैं दोनों चीज करना चाहता हूं। आप अगर सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, सॉल्यूशन के लिए डेटा होना चाहिए कि नहीं विजय बाबू? भाई डेटा आपके सामने, आप कोई माने या ना माने उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। डेटा नहीं माना जाता है। एक मिनट सुप्रिया श्रीनेट, एक मिनट सुप्रिया, बेरोजगारी ये समस्या है और ये राजनीतिक तू मैं का विषय नहीं है, इसलिए मैंने राजस्थान का भी उदाहरण दिया। मनरेगा में 26% कम लोगों को काम मिला है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 1,60,00,000, वो कह रहे हैं जी वी आर विलिंग, वी आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, काम नहीं मिल रहा। ऐसे 5 करोड़ हैं इस वक्त देश में। जी हाँ,
संदीप जी, कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले तो अगर डेटा सरकार उपलब्ध करा दे तो पता रहेगा क्या अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन ये सच है कि सरकार ने क्वार्टरली अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे जो पहले होता था वो बंद करा दिया। तो सरकार के पास अपने अनएम्प्लॉयमेंट के कोई आंकड़े नहीं है। सीएमआई एक रिस्पेक्टेबल एजेंसी है। मैं ये भी बता दूं कि हमारी सरकार के समय में बीजेपी वाले उसको कोट करते थे, तो क्यों इसको इस समय डिनाई किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस समय अगर कूड़े में नहीं फेंका नहीं, 2019 में आपका मैनिफेस्टो बनाने में महेश व्यास अगर शामिल होंगे तो बीजेपी सवाल भी उठाएगी। उठाए सवाल, उससे हमें कोई परवाह नहीं है। हम तो ये पूछ रहे सरकार अपने क्वार्टरली आंकड़े लाने शुरू कर दे ना दोबारा से, क्यों नहीं ले आती है सरकार, क्यों उस पर पाबंदी लग गई है। खैर वो छोड़िए, सबसे बड़ा फिगर जो दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट और जो दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था में वेतन की कमी, वो है कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन। पिछले वित्तीय वर्ष में अभी आंकड़े आए हैं, 9% से ज्यादा संकुचित हुआ है, गिरा नहीं है, संकुचित हुआ है प्राइवेट कंजम्पशन। और जब तक प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं कुछ होगा नहीं। अगर कंजम्पशन घटा रहेगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो नौकरियां कम बनेंगी। हम पीएमआई और हम सीएमआई और हम इसमें लड़ाई झगड़ा करने के बजाय सिंपल लब्बो लबाब इसका यह है कि उपभोग और मांग जो है वो जबरदस्त प्रभावित है, संकुचन हो गया उसमें। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं, प्राइवेट जो पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तानियों की है वो 5 साल में पहली बार 1 लाख रुपए से नीचे चली गई है। 99,000 चर्चा कौन कर रहा है? सब कुछ केंद्र सरकार करेगा, राज्य सरकारें भी तो जॉब्स दे सकती है ना। वहां भी 21% की गिरावट है सरकारी नौकरियों में। नौकरी मिल्क कहां रही है, ये हमारी प्राथमिकता है। घर में चुपचाप लोग बैठे हुए हैं सुप्रिया, तनख्वाहें कटी हुई हैं, अपनी बीवी को भी नहीं बता सकते, वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है और पैसे मांगे जाते हैं तो कम पैसे देते हैं कि इतने में ही काम चला लो। हकीकत है कि नहीं है ये? संदीप जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सच बात है। क्योंकि यह भी सच है कि लोग अपने घर पे ना बताकर पीएफ से जो रिटायरमेंट का पैसा होता है उससे विड्रॉ कर रहे हैं और सरकार को दूसरी बार यह अनुमति देनी पड़ी है कि आप दूसरा विड्रॉल भी कर सकते हैं पीएफ से, क्योंकि सरकार के पास नौकरियां बनाने की कोई परियोजना या रणनीति नहीं है। मैं एक नहीं, राज्य सरकारें क्यों नहीं उठा सकती है कदम? अकेले केंद्र सरकार उठाएगी? नौकरी रोजगार अवसर मुहैया कराना राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि नहीं है? मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, लेकिन एक बात आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहती हूं। 3-4 चीजें बजट में होती है जिससे पता चलता है सरकार की प्राथमिकता क्या है। स्किल डेवलपमेंट, जॉब्स डेवलपमेंट, एजुकेशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्किल डेवलपमेंट और जॉब डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन में सरकार ने लगातार बजट घटाया है। इस वित्तीय वर्ष में भी बजट पिछले वित्तीय वर्ष के एक्चुअल और एस्टिमेट दोनों से कम है। इन तीनों जगह, जॉब एंड स्किल डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में और एजुकेशन में। हम एजुकेशन का बजट कैसे घटा सकते हैं भाई, आप मुझे ये बताइए। जहां तक राज्य सरकारों की बात है, मैं बिल्कुल मानती हूं कि ये गाड़ी जो है सबके मिलने से चलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है संदीप जी कि जो बड़ी जॉब क्रिएशन है, जो एनवायरमेंट है इन्वेस्टमेंट का, वो केंद्र सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं कहती हूं है, लेकिन राज्य सरकार सीमित दायरे में काम कर सकते हैं। जो बड़ा जॉब क्रिएशन है वो केंद्र सरकार को करना नहीं, ये हमारी प्राथमिकता ही नहीं है। आप रीबट करना चाह रही हैं, पॉइंटेड रीबट चाहिए मुझे। संजू जी, संदीप जी, मैं अच्छी बहस चल रही है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये बात सही है कि सेंटर और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी बनती है, पर यह बात भी सही है कि सेंटर की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। तो मैं इस बात को झुठलाऊंगी नहीं, पर आपने इतने आंकड़े दिए तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ संदीप जी। मेरे पास अभी मार्च 2021 के आंकड़े हैं जो इंडिकेट करते हैं कि किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है। आपको भी पता होगा कि 4th क्वार्टर में, मैं ये तो बता ही चुकी हूँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.9 और कंस्ट्रक्शन 14.5 था। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, और इस बात से जिसको इकोनॉमी की थोड़ी भी जानकारी है वो मानेगा। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की इंडस्ट्री में कितने फिक्स्ड एसेट्स लगाए जा रहे हैं, प्लांट हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, ये तो तभी लगेगा यदि लोगों को रोजगार मिल रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बढ़ोतरी थी 10.8% मार्च 2021 में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25.8, माइनिंग 14%,
कंजम्पशन ग्रोथ 41.9 और कैपिटल गुड 54.9। बहुत अच्छी बात, आपने अच्छे आंकड़े बताए। मैंने पॉइंटेड रिस्पांस मांगा था संजू, दो मेहमानों ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। इस बात को झुठलाया संजू, नहीं कोई झुठला नहीं रहा है। तो मुझे ये बताइए, आपको ध्यान है ना 2015 में स्किल इंडिया मिशन, आपने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात की, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि प्लांट मशीनरी में इतने पैसे लग रहे हैं तो रोजगार के अवसर मुहैया हो रहे होंगे। तो स्किल इंडिया मिशन 2015 में गाजे बाजे के साथ चला। इसमें कुल मिलाकर अभी तक 68 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उनका कौशल विकास हुआ और सिर्फ 15.5 लाख लोगों की नौकरी लगी 68 लाख में से। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमारी इतनी कमाल की है। संदीप जी, मुझे एक चीज बताइए कि आप ऐसा कौन सा चश्मा लगाते हैं कि आपको मोदी सरकार के खिलाफ कभी एक भी अच्छा सही पॉइंट नहीं मिला? आप जब इस देखो, आंकड़े आप को मोदी नकार सरकार रही ने हैं ये क्या? नहीं किया, वो नहीं किया। कौशल विकास के आंकड़े को नकार रही हैं क्या? एवरीथिंग इज डार्क, एवरीथिंग इज ग्लूम एंड डूम, नथिंग। आप इस आंकड़े को नकार रही हैं क्या? मैंने आपके आंकड़े को तवज्जो दी। आप बताइए ये आंकड़ा गलत है क्या? इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्या? स्किल इंडिया कौशल विकास किया जाता है तो उसे नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? घबराइए मत, आप मैं कतई नहीं घबराता। 20 सेकंड 20 नहीं, आप 2 मिनट लो, पर पॉइंट का जवाब दो। सवाल जो उठाया गया उसका जवाब। संदीप जी 1 मिनट। आपके स्किल इंडिया मिशन के बोलने से पहले, उस पर टिप्पणी करने से पहले एक चीज आपको कहना चाहती हूँ। मैंने आपको ये तो बता दिया कि पॉइंट पर रहिए, 2 मेहमान बोल नहीं पाए हैं। तो 2.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मुहैया कराई गई है 2 सालों में। अभी एक चीज जिसका आपने जिक्र नहीं किया, विजय सरदाना जी जिनको मैं बहुत मानती हूं, उन्होंने भी जिक्र नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिवली गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपको एवरी मंथ यू गेट सम कैश फ्लो। हाँ, हफ्ते में 1 घंटा काम कर लें, गेनफुली एम्प्लॉयड है। आपको पता है मुद्रा योजना के तहत कितने लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिली है? आज तक आपने शो में एक बार बताया। 22 आप आंकड़े बताइए, उनमें एनपीए कितने हुए उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट। अब शरद कोहली, मैंने आपको एक इंटरवेंशन के लिए कहा था, पूरा वक्त देखिए शरद कोहली भी बैठे हैं शांति से, सिद्धार्थ सिंह भी बैठे हैं। अब शरद, अब मैं सीएमआई का ही आंकड़ा ले रहा हूं। यह आंकड़ा, क्योंकि आप एक जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, रिटर्न्स भी फाइल होते हैं, आपको एक सेंस है ग्राउंड की। सीएमआई कहता है कि 55% ऐसी जनसंख्या है, 1,75,000 लोगों का यह सैंपल है। मैं सैंपल साइज भी कोट कर रहा हूं। 55% ने कहा कि हमारी आमदनी में कमी आई है, 42% ने कहा कि जस की तस है। तो 55 और 42 हो जाता है 97। अब कुछ लोग कह सकते हैं इन्हें जोड़ क्यों रहे हो? मैं जोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि महंगाई दर को भी आप 6%, 7% की महंगाई दर भी लेंगे तो जस की तस भी है अगर मेरी कमाई, तो दरअसल मेरी कमाई घट गई। तो 97% लोगों की आमदनी कम हुई है। यह चिंता का सबब नहीं है क्या? बिल्कुल, उसको ये बेरोजगारी की ही बानगी है ना। उसको संदीप रियल इनकम बोलते हैं, जो कि रियल इनकम गिरी है क्योंकि महंगाई की दर बढ़ गई है। देखिए, आंकड़ों की बात तो आपने बहुत विस्तार से रखे, संजू जी ने भी बहुत विस्तार से रखे। आंकड़ों की बात हम छोड़ देते हैं, 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आपने इतनी रिसर्च करी, हम छोड़ देते हैं। आप जरा जो यहाँ की मध्यम वर्ग है, और मैं कोई इसमें राजनीतिक बात नहीं है, जो मध्यम वर्ग है जिसकी की गिनती करीब करीब अब 58 से 60 करोड़ पहुंच चुकी है। 80 करोड़ गरीब लगा ले, 138 करोड़ जनसंख्या है, बाकी के आप वो HNI छोड़ देते हैं, हम सारे मध्यम वर्ग मान लीजिए। उनसे जरा आप जाके पूछिए उनके घरों का क्या हाल है। मैं कहता हूं आप सीएमआई छोड़िए, आप सरकारी आंकड़े छोड़िए, एक एक के घर में बेरोजगार लोग भी हैं, उनकी इनकम गिर रही है, उनकी सेविंग्स गिरती जा रही हैं, उनके लोन डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, उनके घर में यह नौबत है कि सेविंग्स। मैं आपको एक रोचक आंकड़ा देता हूं क्योंकि आंकड़ों की बात है, तो मैं आंकड़ों से एक तोहफा तो जरूर देना चाहूंगा। जो सेविंग्स रेट होता है संदीप, सेविंग्स रेट और मेडिकल एक्सपेंडिचर का रेट बढ़ गया है, पर जो एब्सोल्यूट सेविंग्स हैं वो घट गई है। मतलब लोगों की जो बचत थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो देखिए, मैं जो पक्ष है उसको ये बोलना चाहूंगा कि इसको स्वीकार करने में, के लिए यहां बातचीत हो रही है, स्टूडियो में बातचीत मत करो। ये बातचीत बंद करोगे? चर्चा यहां पर हो रही है।
तो जो मध्यम वर्ग की इस समय हालत है, गरीबों की हालत तो वो तो सबको विदित है, वो सबके सामने है, पर जो मध्यम वर्ग की इस समय हालत है, आपने कहा नौकरियां जा रही हैं, उनकी नौकरी सैलरी कट रही है। 1.5 करोड़ लोग ऐसे थे पिछले साल से जिनको आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। तो देखिए संजू जी, यहां पर कोई बहुत ज्यादा अगर कोई डार्क पिक्चर आपको दिख रही है तो बहुत ज्यादा ब्राइट भी इससे असलियत ये है। मैंने मौद्रिक नीति की चर्चा अपने शुरुआती संबोधन में क्यों जिक्र किया? शक्तिकांत दास अगर बताते हैं 9.5% से हमारी विकास दर बढ़ेगी, अच्छी बात है। 1% ही कम आकलन किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपकी विकास दर अगर बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़नी चाहिए। जी हाँ, नौकरियां और मिलनी चाहिए। उस पर हम चुप्पी साध सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अगर हम चुप्पी साधेंगे भी तो जो इतना बड़ा यहाँ का गरीब और मध्यम वर्ग है उनके घरों में आज क्या बात हो रही है? कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमा लिया, उससे आम आदमी को नौकरी मिलती है क्या? उससे नौकरी चंद लोगों को मिलती है, उससे आम जनता एड्रेस नहीं होती है। आप जरा संदीप, आजकल लोगों के घरों में ड्राइंग रूम में क्या डिस्कशन हो रहा है आप जाके सुनेंगे ना, वहां पर वो केवल और केवल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो पुरुष वर्ग है या जो कमाता है वो बताता नहीं कि मेरी कितनी गिर गई, उसको शर्म आती है बताने में और वो किसी ना किसी तरीके से अरेंज कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम सिचुएशन को स्वीकार करें, स्वीकार करके उसका हम हल ढूंढें, और आरबीआई की आपने प्रोजेक्शन की बात करी, उस पर मैं एक टिप्पणी छोटी सी करना चाहूंगा। आरबीआई ने, शक्तिकांत दास जी ने जो प्रोजेक्शन है कि इतनी हमारी अनुमान है कि हो जाएगी, अभी हुई नहीं है। अगर ये लॉकडाउन और लंबे चलते हैं या तीसरी वेव आती है तो ये आंकड़े भी, आरबीआई के अपने ही आंकड़े पिछले बार के बिगड़ गए, 10.5% थे। खुद कह रही है कि हम बेपरवाह लापरवाह ना हो। जो राज्य भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है, चरणबद्ध तरीके से ही इसे खोलें, दिसंबर जनवरी फरवरी वाली भूल ना करें, वरना अगर तीसरी लहर आई इससे भी ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है। तो ऐसे में हम नेगेटिव में भी जा सकते हैं, ये भी खतरा एक बना हुआ है। और अगर आपको पिछले साल की दर मेंटेन करनी है जीडीपी की, तो आपको कम से कम 8.6% से ग्रो करना होगा, वरना आपको वो दर भी नहीं होगी। तो मैं समझता हूं संदीप, एक बात मैं जरूर मानता हूं कि अगर हम स्वीकार करें कि समस्या है, तब हम समस्या का समाधान ढूंढ कर सकते हैं। समस्या का समाधान हमने निकाला था ना सिद्धार्थ, पिछली दफा मई महीना जो पिछला गया, पिछले साल के मई महीने की बात करें, वो चाहे फिस्कल स्टिमुलस ना हो, 20,97,000 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज दिया गया। उसमें अलग अलग मद थी। मैं उदाहरण देता हूं, मैं फिल्म सिटी में काम करता हूं, यहां पर चाय वाले, रेहड़ी पटरे वाले, खोमचे वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी 500 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन किया गया था कि 500,000 रुपए उन्हें मिलेंगे। इस बार उस बाबत कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, या गलत कह रहा हूं, या मैंने मिस आउट कर दी वो चर्चा? नहीं, आप बिल्कुल जो वाजिब बात कह रहे हैं संदीप, कहीं ना कहीं आपको जो है कैश पे आउट तो करना ही होगा, जो आपकी गरीब तबका है, जो आपकी जनसंख्या का गरीब तबका है। लेकिन वहां पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे लर्नेड पैनलिस्ट कह रहे थे कि रूरल एरियाज में रूरल जॉब्स बहुत क्रिएट किए हमने, तो क्या पिछले साल जो मई में जिनका आपने जिक्र किया, जो स्टेप्स हिंदुस्तान ने जिनकी घोषणा की थी, हमने कहा था हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं, तो क्या हम रूरल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं या हम एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तो एक तो मेरा बड़ा डिफरेंस यही है। और दूसरी बात संदीप, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बेरोजगारी हिंदुस्तान में उसकी दर को घटाया जा सकता है, और मैं शरद कोहली जी से भी सहमत हूँ कि जो है ये समय है कि हम इसको एक्सेप्ट करें, ये प्रॉब्लम है। ईपीएफओ का आप डेटा देख लीजिए, पिछले एक साल में 50 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, 1 लाख करोड़ रुपए लोगों ने उसमें से विड्रॉ किए, जो कि उनके बुढ़ापे के लिए या उनके ऐसे समय के लिए होता है जब उन पर संकट हो। और तीसरी बात जो है, जो जॉब एक्रिशन है, इस समय जो ईपीएफओ पे रजिस्ट्रेशन है वो तकरीबन 8% के दर से होता है हर महीने, लेकिन अभी उसकी दर भी 2-3% घट गई है। और दूसरी बात संदीप, मैं कहूंगा कि आपने अभी एक आंकड़ा दिया था, तकरीबन 2-3 करोड़ जो एम्प्लॉयड लोग हैं इस देश में वो घटे हैं पिछले 3-4 साल में। ऐसा क्यों हुआ है संदीप? उसके पीछे भी हमें गौर करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपने पिछले 2-3-4 सालों में ऐसे आर्थिक कदम उठाए, वो उनमें सबसे पहले नोटबंदी था, सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट किस पे हुआ? इनफॉर्मल सेक्टर पे हुआ, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पे हुआ। उसके बाद संदीप आप जीएसटी ले आए, तो कहीं ना कहीं संदीप, और इसके बाद अब जो रही सही कसर थी वो कोविड ने पूरी कर दी संदीप। और संदीप, हम लोग एक बात मान लें, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं,
लेकिन अगर आप विकास दर को जब तक गति नहीं प्रदान करेंगे, लगातार 7-8% की ग्रोथ हिंदुस्तान में नहीं होगी, तब तक आप फ्रेश एम्प्लॉयमेंट नहीं वो कोई सरकार क्यों नहीं चाहेगी? 7 क्यों? सरकार चाहेगी 11-12% पर ग्रोथ रेट हो, पर यह मुश्किल वक्त भी है। पर ऐसे में देखिए, आम आदमी वो समझता है मुश्किल वक्त, ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहा है सरकार लेकर आ गई महामारी को, लेकिन आमदनी घटती है तो धीरे धीरे दर्द तो होता है ना। जब बच्चे की आप फरमाइश पूरी ना कर पाए, घर को चलाने के लिए जो संसाधन है उनको लगातार कम करना पड़े, तो ये परेशानी का सबब है ना। नहीं, बिल्कुल है, और इसी समय के लिए सरकार होती है ना। और जो अभी ये कहा जा रहा था कि मार्च में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई और जो है क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब जिन्होंने कल जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की, तो उन्होंने तो ग्रोथ जो प्रोजेक्शन है इस साल के लिए उसे तो 1% घटा दिया है। तो मुझे लगता है या तो उनकी समझ कुछ गड़बड़ा गई है, और या जो हमारे लर्नेड पैनलिस्ट कह रहे हैं वही सही बात है। तो हम सब लोग जितने 4-5 लोग जो बैठे हुए ये बातें कह रहे हैं, और जो सच्चाई है, मतलब एकदम हकीकत है, वो दिखाई दे रही है। मतलब किसी अंधे व्यक्ति को भी दिखाई दे जाएगा कि आज देश के सामने एक इतना बड़ा आर्थिक संकट है, उसमें आपको तरह नहीं, उसका देखिए कोई जादुई छड़ी नहीं होती है सुप्रिया, और मैं ये बिल्कुल कोई राजनीतिक बहस नहीं है, ये एक देश हित की बहस है। नौकरियां बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं भाई? युवा, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, वो स्पॉइल हो जाएगा ना। अगर युवा को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाएगा और सड़क पर प्रदर्शन करने लगेगा या दंगा करने लगेगा। मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, और ये 100% सच बात है कि जहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है वहां पर क्राइम का रेट भी बढ़ता है। ये एक सोशियोलॉजिकल फिनोमेना है जो दुनिया भर में देखा गया, हमारे देश में भी देखा गया है। सबसे पहले तो मैं ये सकारात्मक बात कह रही हूं, सबसे पहले तो सरकार को मानना पड़ेगा कि दिक्कत है। अगर डॉक्टर मानेगा नहीं कि बीमारी है तो इलाज कैसे होगा? आपका 8.2% पे इकोनॉमी ग्रो हो रही थी 2017 आ रहा हूं संजू, अभी 4.4 वेट का अपनी टर्न का इंतजार कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए सुप्रिया को रखिए कोविड के पहले। अब मैं सिर्फ आपको 2-3 सुझाव दे रही हूं। आप फिस्कल स्टिमुलस करिए, और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही है, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री, ये उद्योग घराने के लोग कह रहे हैं फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा, आपको कैश ट्रांसफर करना पड़ेगा, आप डेफिसिट मॉनिटाइज करिए। इस समय मत सोचिए डेफिसिट के बारे में, खर्चा करिए। इस समय तो खर्चा करना पड़ेगा सरकार को। नहीं सुप्रिया, आप भी या कांग्रेस भी जो कह रही है, मैं अर्थशास्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, आप भी वो रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं कि आम आदमी की जेब में पैसा दे दो। पैसा नौकरी नहीं होती, वो एक ठीक है, वो अपने आप में गरीबों के लिए आप 5,000 7,000 अलग अलग आंकड़े आप बताते हैं, वो देने की। मेरा सवाल पॉइंटेड है, मैं वही कह रही हूं। हाँ, मैं वही कह रही हूं संदीप जी, आपको फिस्कल स्टिमुलस इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, आपको एमएसएमई को ये लोन कल्चर से निकालकर उनको कैश ग्रांट्स देने पड़ेंगे, आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, और सिर्फ पीएफ का कुछ अमाउंट देकर आप इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते जॉब क्रिएशन। अगर कंजम्पशन और मांग नहीं बढ़ेगी संदीप जी, आप कुछ भी कर लीजिए, सुई की नोक इधर से उधर ठीक है। बेरोजगारी कैसे घटा सकते हैं? बूस्ट करना पड़ेगा। एक पॉइंटेड सजेशन विजय सरदाना, 20 सेकंड में, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और क्यों है। आंसर वहां निकलेगा, जनरलाइजेशन से नहीं निकलेगा। सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी है 45% दिल्ली स्टेट में, दूसरा है 29% हरियाणा में, तीसरा है 28 राजस्थान में, 27%। और कहने को यहां पर सबसे ज्यादा विकास है, सबसे ज्यादा संसाधन है। कह रहा हूं, दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो यह कहना कि साहब गरीबी हो रही है, लोग जा रहे हैं इसलिए बेरोजगारी है, हमें इस बीमारी को ढंग से समझना होगा। शरद 20 सेकंड से अगर ये 60% इकोनॉमी यहां की संदीप कंजम्पशन से बनती है, जब तक लोग जाके सामान नहीं खरीदेंगे, डिमांड नहीं बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर नहीं होगी। ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे तो खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का पहिया चलेगा। तो घर का पहिया कैसे चलेगा? तो वो जब अर्थव्यवस्था का पहिया चलेगा तो घर के पहिए उसी के अंदर है ना, स्पोक्स उसी के अंदर। संजू 20 सेकंड, आपकी सजेशन क्या होगी? संदीप जी, पहली बात तो ये, आपके दर्शकों को ये भी मानना होगा कि एट द मोमेंट
भारत विश्व की रियल जीडीपी ग्रोथ टर्म्स में विश्व की 6th लार्जेस्ट, छठी सबसे बड़ी सजेशन मांग रहा था। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, 20 सेकंड्स है आपके पास सजेशन के लिए। बता दीजिए अपने दर्शकों को, छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी गिरावट के बावजूद भारत है, और परचेजिंग पावर के टर्म्स में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो आप यहाँ पर आकर ऐसे दिखाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ये गलत है। मैंने पहले भी कहा, शुक्रिया, मैंने आपसे सजेशन मांगा था। ताल ठोकने का वक्त है, कौन नहीं चाहता? आप ही अकेली भारतीय नहीं है संजू। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। मैं 5 ट्रिलियन नहीं, 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहता हूं। मैं चाहता हूं यहां पर कैपिटा इनकम अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, कुवैत से भी ज्यादा हो। पर सिर्फ यह कह देने से कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं, या हम ये हो जाएंगे, या हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे, जो समस्याएं हैं उन पर अगर हम गंभीरता से चर्चा नहीं करेंगे, आंकड़ों को अगर हम ट्रैश बिन में डाल देंगे, तो हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी कैसे बनेंगे? और इकोनॉमी बनने के लिए हमारे देशवासियों को, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, एक अदद नौकरी भी चाहिए। और यह हमारी प्राथमिकता, चर्चा का केंद्र होना चाहिए, विषय होना चाहिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।